प्यारे साथियों नमस्कार। शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पिछले वर्षों में अब तक जितने भी यूपी पुलिस में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को एक नज़र में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पर्यावरण का पहला क्लास। और इसमें हम लोग देखते हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में पर्यावरण से संबंधित उन सभी को हम लोग देखेंगे और एक फास्ट रिवीजन के तौर पे, और इसके बाद इसी के अनुसार अपनी तैयारी को करेंगे। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर ए सही होगा। हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे रखा गया है, याद रखिएगा। यह उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह नागा समुदाय के प्रसिद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है। नागा समुदाय की विविधता को प्रदर्शित करता है। यह नागालैंड के स्थापना के दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड कब मनाया जाता है? इसकी स्थापना, नागालैंड की जब स्थापना हुई थी उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, काजीरंगा। एक सींग गैंडे काजीरंगा असम में है। अगर बात करें तो मार्च 2015 की जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में 2401 गैंडे थे। 1985 में इस पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान से ठीक से मेल नहीं खाता है। इसमें से एक गलत है, वही हमको देखना है। तो देखिए, भारतीय गैंडा असम में पाया जाता है, अभी हमने देखा। बाघ जो बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षा वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। शेर हिमालय में नहीं पाया जाता है। शेर कहाँ पाया जाता है? तो गिर गुजरात में पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी गलत है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोरिंगा ग्रान वन कहाँ पाया जाता है। यूपीएसआई में पूछा गया है, 2017 में क्वेश्चन आया है। हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, कोरिंगा ग्रान वन्य जीव जो अभ्यारण्य है यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह भारत में मैंग्रोव जंगलों का सबसे बड़ा खंड है, जिसमें 24 मैंग्रोव ट्री प्रजातियां पाई जाती हैं और 120 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यह सफ़ेद गिद्ध के लिए भी जाना जाता है, कोरिंगा, याद रखिएगा, सफ़ेद गिद्ध के लिए भारत में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। अगर पूछ ले भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन है भारत का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को द्वारा जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन सा यूनेस्को का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, नीलगिरी है, सुंदरबन है, मन्नार की खाड़ी है, कच्छ का भंडारण है। तो इसमें से हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से ये जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी कच्छ का जीवमंडल भंडारण, यह यूनेस्को की श्रेणी में अभी नहीं है। इसके बाद बात कर लें कि कौन कब हुआ था। तो देखिए, नीलगिरी को यूनेस्को ने 2000 में, मन्नार की खाड़ी को 2001 में, सुंदरबन को 2001 में, नंदा देवी 2004, नौकरेक 2009 में, पंचमढ़ी 2009, सिमलीपाल 2009, अचानकमार अमरकंटक 2012, ग्रेट निकोबार 2013, अगस्त्यमाला जयमंडल 2016। ठीक है। इसके बाद बात करें कंचनजंगा की, तो ये 2018 में हुआ था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं
इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ आरक्षित संस्थान टाइगर रिजर्व की अधिक संख्या कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद देखिए, ये सभी इस क्वेश्चन के अनुसार है। नया डेटा जो अपडेट हुआ है उसके बारे में देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद बात करें अगला, तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किसको कहा जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक है? अगले क्वेश्चन में है ओजोन के लिए हानिकारक कौन सा अग्निशमन है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आधा यहाँ पे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलोन। हेलोन क्या है? हेलोन हानिकारक है अग्निशमन यंत्र के लिए, ये पूछा गया था। इसके बाद अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में एक की कमी होती है जो कि कहीं उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है, कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। तो कार्बन समायोजन जो ऑप्शन होता है ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार 2005 की तुलना में 2020 तक भारत में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करवाने का आश्वासन दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 से 25%। याद रखिएगा, 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्ति या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान दिया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो पूछ रहा है कि इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद, ये दोनों थे। तो ए और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद अगर बात कर लें तो देखिए मेधा पाटेकर जो थे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन की थी। इसके बाद विनोबा भावे जो थे वो भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट की अगर बात कर लें तो ज़मीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेधा पाटेकर। कौन है? मेधा पाटेकर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता के में समृद्ध है? जैव विविधता में समृद्ध कौन सा देश है? तो पेरू। पेरू जैव विविधता क्षेत्र में सबसे समृद्ध है। बात करें अगर विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 31 से 40। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए पूछ रहा है, जनहित याचिका दायर की गई थी, तो किसके द्वारा दायर की गई थी? MC मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, MC मेहता बनाम भारत संघ। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? सबसे बड़ा सरकारी संगठन की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। बात करें अगले क्वेश्चन की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1987 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1992। 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। हाथियों की संख्या में आई कमी को देखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1991-92 हाथी परियोजना की शुरुआत की।
जिसका प्रारंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले से किया गया। याद रखिएगा, झारखंड के सिंहभूमि जिले से किया गया है। देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थापित है। इसका उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा और उनकी जनसंख्या को बढ़ाना है। तो हाथी जो परियोजना है ये कब शुरू हुआ था? तो 1992 में शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसका पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थापित है। झारखंड के सिंहभूम से शुरू किया गया था। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व वन्य जीवन निधि जो WWF है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। कहाँ है? देखिए, इसका बात करें WWF की तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1961 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुआ था। इसका प्रमुख कार्य पर्यावरण संरक्षण, लुप्त प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन को रोकना है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी जो है पांडा है। कौन सा है? पांडा। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है? वेम्बनाड का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो वेम्बनाड का दूसरा नाम क्या है? कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। कौन सा है? कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस वर्ष भारतीय वन सेवा स्थापना की गई थी? अगर भारतीय वन सेवा की बात करें तो 1966 में स्थापना की गई थी भारतीय वन सेवा की। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 में किया गया था। अधिनियम जो था वह 1951 के तहत था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हर राज्य का सर्वोत्तम रैंकिंग भारतीय वन सेवा IIFS अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन सेवा प्रमुख। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वन सेवा प्रमुख जो होता है इसका मुख्य अधिकारी होता है। IFS का मुख्य अधिकारी वन सेवा प्रमुख होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन की बात करें तो इसका ऑप्शन सी हो जाए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये देखिए बहुत पूछता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना जो है वो अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1974 सितंबर में किया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें वो कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील क्या है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कौन सी गैस जहरीली गैस होती है वही हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारे की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पारे की। देखिए CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इसका निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वाष्प के रूप में पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा, जो स्वभाव से जहरीली होती है। पारा से कौन सा रोग होता है? तो पारा से मिनीमाता रोग होता है। पारा से कौन सा होता है? मिनीमाता रोग होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रतिदिन व्यक्ति को कितनी है? तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा 50 लीटर। कितना है? 50 लीटर पानी तय किया गया है। कितना? 50 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जो जीव जंतु मर जाते हैं या उनके जब अपशिष्ट जो अपघटन का कार्य करते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? तो उसे अपघटक कहा जाता है। देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपघटन करने वाले, अपघटन करने वाले। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की
तो इसमें कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल प्रतिशत में के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो किसका सबसे अधिक है क्षेत्र में वनों का? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। ऑप्शन बी कनाडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात कर लें इसमें देखिए क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा वन भूमि के क्षेत्रफल में कुल भूमि के क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या है, सर्वाधिक है। कनाडा रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है तथा मुद्रा इसकी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक है। कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। पानी युद्ध हुआ था बोलिविया, किससे? बोलिविया से। देखिए कह रहा है कि पानी की आपूर्ति एवं जल शुद्धिकरण की व्यवस्था का निजीकरण करने के विरोध में स्वरूप वर्ष 2001 में बोलिविया में पानी युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? बोलिविया में पानी युद्ध कहाँ हुआ था? बोलिविया में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला हमारा क्वेश्चन जो होगा इसमें खाली स्थान दिया है। इसके बाद डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो कौन सा दस्तावेज है वही हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा? रेड। IUCN द्वारा जारी किया जाता है। रेड डाटा 1964 में स्थापित एक राज्य या देश की सीमा के भीतर पशु, कवक, पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देती है। IUCN जो होती है वह रेड सूची का मुख्य उद्देश्य उन पौधे एवं पशुओं की सूची बनाना तथा उनको हाईलाइट करना जिन पर विश्व में विलुप्त होने वाले जोखिम यानी गंभीर भरे खतरे की कमी होने पर है। तो कौन जारी करता है? IUCN रेड जारी करता है। रेड डाटा बुक कहा जाता है। भारत में ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, कौन सा मृदा कपास की खेती के लिए? कपास की खेती के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काली मृदा। काली मृदा जो होती है इसको रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेंगुर मिट्टी भी इस नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रैप एवं लौहमय नीस और शिष्ट से हुआ है। दक्षिण भारत के कछारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में, कर्नाटक, उत्तरी जिले, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी और राजस्थान के बूंदी तथा टोंक जिलों तक विस्तृत है। ठीक है, कपास की मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है अभी हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान सबसे धनी है? तो कौन सा सबसे धनी है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। हमारा पश्चिमी घाट जो है वह जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है? तो मेधा पाटेकर जो थी वह नर्मदा बचाओ थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभी हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरवन जो होता है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरवन का निर्माण होता है। सुंदरी वृक्ष वहीं पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरवन उसका नाम पड़ा है। ताजमहल बेरंग क्यों होता जा रहा है? तो ताजमहल बेरंग क्यों होता जा रहा है इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल क्या हो रहा है? बेरंग होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अगला हमारा क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव किस गैस में अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने से हरित गृह प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उसी का उदाहरण नहीं है। तो उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गाय।
गाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी होते हैं। बंगाल टाइगर बंगाल में पाया जाता है, मिथुन भी यानी सिंगी गैंडा भी, एक सिंग का जो गैंडा होता है वह असम में पाया जाता है। इस प्रकार से गाय जो है वह संपूर्ण भारत में पाई जाती है। बात कर ले खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है। पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है, तो एक तो घास, बिल्ली, और उसके बाद दो ऑप्शन और है, देखते हैं उन दोनों में कौन सही है। तो देखिए दूसरे स्तर की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कीट। देखिए घास जो होता है वह उत्पादक होता है, इसके बाद प्राथमिक कीट होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक में पक्षी आ जाएगा, तृतीयक में कौन आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बढ़ते शहरीकरण निम्नलिखित परिस्थिति प्रणालियों में से किसको एक खतरे में डाल दिया गया है। किसको डाल दिया गया है, तो मुहाने को। बढ़ते शहरीकरण के कारण मुहाने को खतरे में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। तो देखिए ऊर्जा का जो स्तर होता है, ये लिंडेमान का एक नियम है कि ऊर्जा जो है वह 10% हस्तांतरित होता है। किसी से दूसरे में अगर जा रहा है तो उसका केवल 10% ऊर्जा ही जाता है। तो सबसे कम इस प्रकार किस में हो जाएगा, तो सबसे कम सांप में हो जाएगा, क्योंकि इसका 10% इसमें, इसका 10% इसमें, इसका 10% इसमें। इस प्रकार इसको क्या मिलेगा, इसका सबसे कम मिलेगा। तो वही पूछ रहा है कि सबसे कम ऊर्जा किस में मिलती है, तो किस में मिलेगा, सांप में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें हम दूसरे क्लास में शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा जो चालू होगा इसमें हम लोग 45 के आगे हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।